हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने आप लोगों को प्रश्नावली 1.3 और 1.4 के सभी प्रश्नों को हल कराया था। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। कक्षा 9 गणित के नाम से प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.5 और 1.6 के प्रश्नों को किस तरीके से हल करना है। तो समय ना बर्बाद करते हुए सीधा हम लोग टॉपिक पर आते हैं और यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं समझनी है। सीधा हम लोग प्रश्नावली 1.5 के जो भी प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। प्रश्नावली 1.5 है। हमने आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में बताया हुआ है। परिमेय संख्या को हमने आपको बताया था ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वो सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं जहां पे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमने बताया था ऐसी संख्याएं जो कि किसी भी संख्या की वर्ग नहीं होती हैं, कहने का मतलब जिनका वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, उसके वर्गमूल को, यानी कि कोई भी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसके वर्गमूल को हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 है, 2 कोई वर्ग संख्या नहीं है तो इसके वर्गमूल को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ऐसे 3 होती है, 3 भी किसी का वर्ग नहीं होता है इसलिए इसके वर्गमूल को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। ऐसे 5 है आपका, 5 भी एक कोई भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है तो इसके वर्गमूल को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। कहने का मतलब कोई ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या का वर्ग ना हो उसके वर्गमूल को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं जबकि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आते हैं सीधा हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों पर। और पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन से परिमेय हैं और कौन कौन से अपरिमेय हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। पहले प्रश्न का जो पहला क्वेश्चन है आपका 2 - √5, ठीक है। ये आपसे कह रहा है कि बताइए परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो इसको एकदम आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। ये जो 2 - √5 है, 2 तो पूरा परिमेय संख्या है लेकिन √5 जो है ये √ के अंदर में जो संख्या लिखी हुई है उसको हम लोग देखेंगे और इसको देखने से ये ज्ञात हो रहा है कि इसका यानी कि 5 जो है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। अगर 5 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है तो इसका जो वर्गमूल आया है यानी कि √5 यह एक अपरिमेय संख्या होगा। अगर अपरिमेय संख्या होगी तो ये 2 - √5 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। यानी कि किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर हम लोग परिमेय संख्या जोड़ घटा देते हैं और उसको सरल करने के बाद भी उसमें अपरिमेय वाला भाग बचा रहता है तो पूरी जो संख्या बनती है वो आपकी अपरिमेय कहलाती है। उसके बाद दूसरा आपका दिया हुआ है 3 + √23 और माइनस में √23। इसको हम लोग सरल करेंगे और सरल करने के बाद देखेंगे क्या √ का जो भाग है वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यहाँ से 3 हो जाएगा प्लस ये हो गया आपका √23 और माइनस में √23, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ओके। यहाँ से आपका बन गया 3 और 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/1। इसको देखो P/Q के रूप में हम लोग लिख पा रहे हैं और Q का मान 0 भी नहीं आ रहा है इसलिए ये जो संख्या होगी वो कैसी संख्या हो जाएगी, यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। √ के अंदर में अगर हम लोग कोई ऐसी संख्या लिख देते हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है तो वो अपरिमेय संख्या होती, जबकि यहाँ पे कोई भी √ नहीं लगा था इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद अगला है 2 √ में 7 और बटे में 7 √7। यहाँ पे देखने से तो लग रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या हो सकती है लेकिन आप लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले उसको सरल करने का प्रयास करेंगे। अगर सरल करने के बाद कट जाता है तो वह परिमेय संख्या बन सकती है, अगर नहीं कटता है तो वो अपरिमेय ही रहेगी। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं √7
अंश और हर दोनों में गुणा के रूप में लिखा गया है, इसलिए 2 ऊपर और नीचे जो दोनों रूट 7 हैं वो कट जाएंगे, यहाँ से बचेगा 2/7। और 2/7 कैसी संख्या है? यह एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय है? क्योंकि यह p/q के रूप की है और इसमें जो हर आपका लिखा हुआ है वह 0 नहीं है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे चौथे प्रश्न की तरफ। पहले का चौथा भाग है और यहाँ पे आपको दिया गया है 1/√2 बच्चों। 1/√2 में हम लोग देख रहे हैं कि जो √2 है वो दो, पहले हम लोग देखेंगे अंडर के अंदर में जो 2 संख्या लिखी हुई है ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती है, यानी कि 2 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और इसका वर्गमूल लिया गया है। कहने का मतलब यह कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी आपको शुरू में ही बताया ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती है उसके वर्गमूल को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, ऐसे ही पांचवा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सा सवाल है आपका 2π। ठीक है, पाई का मान हमने आपको बताया था, पाई जो होता है यह एक अशांत अनावसानी परिमेय अशांत और अनावर्ती होती है। ठीक है, तो अशांत अनावर्ती जो संख्याएं हैं वो आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो पाई अगर अपरिमेय संख्या है तो 2π भी कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये था आपका पहला सवाल जिसमें आपको परिमेय और अपरिमेय बताना था। इसमें आपको ध्यान सिर्फ यही देना है, जहाँ कहीं भी अंडर रूट के अंदर में कोई संख्या मिल रही है जो कि किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो संख्याएं आपकी अपरिमेय होंगी। और ख़ास करके इसको आप लोग ध्यान देंगे, पाई आपको कहीं भी दिखेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर पाई का एक निश्चित मान भी माना जाता है जबकि ये होता नहीं है 3.14, ये आपको कहीं पे अगर दिख गया 3.14 तो इसको हम लोग परिमेय लिखेंगे, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 314/100। ठीक है, और पाई का एक और मान माना जाता है 22/7। ठीक है, ये भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये भी क्या हो जाता है? यह भी एक परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कहीं पे पाई लिखा हुआ मिलेगा तो उसको आप लोग अपरिमेय समझेंगे, और अगर पाई के ये मान जो कि माने गए हैं इस तरीके से लगभग में मान माने गए हैं ये कहीं पे दिखते हैं तो आपके परिमेय हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, यानी कि गुणा करना है। दूसरे का पहला आप लोग देखिएगा, दूसरे का पहला क्वेश्चन है 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में है 2 + √2। ठीक है, 3 + √3 और 2 + √2 ये आपको दिया गया है और सरल करने के लिए बोला है, तो गुणा करना है। इसमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 3 का पहले 2 में गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 3 का √2 में कराएंगे, 3 √2 हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा 3 का √2 में कराते समय √6 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है और ये √2 अलग से संख्या है। 3 का जब √2 में गुणा होगा तो गुणा नहीं हो पाएगा, 3 बार √2 हो जाएगा। और प्लस ऐसे 2 है, यहाँ पे √3 है, दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 2 बार √3 और रूट यहाँ पे दोनों हैं, √3 है, √2 है, दोनों का गुणा कराएंगे √ में 3 दूनी 6 यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो यह बहुत ज़्यादा सरल नहीं होगा, इसी पर हम लोग इसको छोड़ देंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे पे आते हैं, ये आगे कुछ कटना नहीं है इसलिए यहाँ पे आंसर ये हो गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 2, दूसरे का दूसरा प्रश्न है 3 + √3 और 3 - √3। इसको आप लोग सूत्र की सहायता से भी कर सकते हैं, अब बिना सूत्र की सहायता से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको गुणा यहाँ पे सिखाया जा रहा है, इसलिए बिना सूत्र की सहायता से ही हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। चलिए, पहले को उठाएंगे, बाकी दोनों में कराएंगे, उसके बाद फिर दूसरे को लेना है, बाकी दोनों में गुणा कराना है। ठीक है, 3 का 3 में गुणा कराएंगे, 3 × 3 = 9। 3 का -√3 में कराएंगे तो माइनस में 3 √3 हो जाएगा। ठीक है,
अब आगे √3 को लेना है और 3 में गुणा कराना है, तो ये हो जाएगा 3√3। ऐसे √3 का -√3 में कराएंगे, माइनस में 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं -3√3 और ये +3√3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा 9 माइनस में √9। √9 का मतलब 9 का वर्गमूल लेना है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो यहाँ से आपका उत्तर बन गया 9 - 3 बराबर कितना, 6। ये आपका आंसर हो गया है। उसके बाद तीसरे की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरे का तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है √5 और प्लस में √2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब आप लोग जानते होंगे, किसी भी संख्या का होल स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग का मतलब होता है उसी का 2 बार गुणा, यानी कि √5 प्लस √2 गुणे √5 और प्लस में √2। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं हम लोग। √5 का √5 में कराएंगे, दोनों पे रूट लगा है इसलिए अंदर अंदर गुणा हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो गया। फिर √5 का √2 में कराएंगे तो हो जाएगा 2 × 5 = 10, दोनों पे रूट लगे हैं इसलिए अंदर गुणा हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस अब √2 को उठाएंगे, बाकी दोनों में गुणा कराना है। √2 का √5 में करेंगे तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा। ऐसे ही √2 का √2 में करेंगे तो अंडर रूट में 2 × 2 = 4 हो जाएगा। चलिए, √25 का मतलब होता है 25 का वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल आपका कितना आता है, 5 आता है। प्लस √10 जुड़ जाएगा, 2 बार √10 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस √4 का मतलब 4 का वर्गमूल है, और 4 का वर्गमूल आपका कितना होता है, 2 होता है। 5 में 2 जुड़ जाएगा, 5 × 2 = 7 हो जाएगा, और प्लस में 2 √10। ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है लास्ट, दूसरे का चौथा प्रश्न, और यहाँ पे आपको दिया गया है √5 माइनस में √2 और गुणा में √5 और प्लस में √2। ठीक है, आइए गुणा कराते हैं हम लोग। √5 को उठाइए, पहले दोनों में गुणा कराएंगे। √5 का √5 में हो जाएगा वही ऊपर वाला ही √25। √5 का √2 में कराएंगे तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा। फिर ऐसे -√2 का √5 में कराना है, -√10 हो जाएगा। फिर -√2 का -√2 में कराएं, वो +√2 में कराएंगे तो हो जाएगा माइनस में √2 × 2 = 4। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि ऋण और ये धन है, ऋण और धन का गुणा ऋण होता है। तो ये +10 है अंडर में, ये माइनस में √10 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 25 का वर्गमूल निकाल लेंगे 5, और माइनस में 4 का वर्गमूल निकाल लेना है 2, 5 में से 2 घटा देना है, ये आपका 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, और अर्थात पाई बराबर लिखा हुआ है C/D। पाई बराबर आपको दिया गया है C/D। क्वेश्चन नंबर 3 है पाई = C/D, जहाँ पे C जो है वो वृत्त की परिधि है, C जो है आपकी वृत्त की परिधि है, और D जो है वो डायमीटर है यानी कि व्यास है। तो आपसे पूछ रहा है कि यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का आप निराकरण किस प्रकार से करेंगे। तो आप लोग जानते हैं जो पाई होता है, हमने आपको बताया था अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसमें आपसे पूछ रहा है कि क्या यहाँ भी अपरिमेय संख्या को दर्शा सकता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। क्यों अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि परिधि की भी माप एक निश्चित माप होगी, ऐसे ही व्यास की भी माप, किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है वो भी एक निश्चित राशि होगी। दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो भी एक निश्चित राशि मिलेगी। इससे स्पष्ट होता है कि पाई एक यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है कि पाई एक अपरिमेय है, इसका अंतर्विरोध कर रहा है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि C के विभिन्न मान हो सकते हैं जब हम लोग उसको मापेंगे।
सी के मान को, वृत्त की परिधि को मापा जाएगा, ऐसे ही वृत्त के व्यास को हम लोग अगर मापेंगे तो भिन्न भिन्न मान यहाँ पे भिन्न भिन्न वृत्तों में प्रदर्शित होंगे। इससे स्पष्ट होता है कि इसका कोई भी अंतर विरोध नहीं है। ठीक है, आगे आपसे लिखा हुआ है चौथा नंबर, आप लिख देना है कोई अंतर विरोध नहीं है, कोई अंतर विरोध, कोई अंतर विरोध नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे चौथा, और आपको कह रहा है कि अंडर रूट में 9.3 को निरूपित करना है संख्या रेखा पर। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग 9.3 सेंटीमीटर ही मान के चलते हैं इसको। 9.3 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच देंगे। पटरी आपको लेना है और उस पटरी का मतलब स्केल है, स्केल की सहायता से आप लोग जो है 9.3 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा कुछ खींच देंगे, ए बी नाम लिख देते हैं। ठीक है, अब इस रेखा ए बी को 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा देना है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं, या फिर आप अगर जगह हो तो और भी ले सकते हैं, मिलीमीटर, मिली सेंटी, डेसी, जो भी लेना चाहें। ठीक है, यहाँ पे कोई पैमाना निश्चित नहीं है, लेकिन साधारणतः जो हमारी कॉपी पर बन सकता है उसको हम लोग सेंटीमीटर को ही लेते हैं, तो इसलिए 9.3 सेंटीमीटर में ले लेना है। ऐसे ही बी को सी तक बढ़ा देना है 1 सेंटीमीटर और। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ए और सी का मध्यबिंदु ज्ञात करेंगे। ठीक है, ए और सी का जब मध्यबिंदु ज्ञात हो जाएगा तो यहीं से लंगड़ा प्रकार रख करके इसको पूरा ऐसे घुमा देना है। ठीक है, ए से सी तक पूरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे, इस तरीके से घुमाएंगे तो ए को सीधा ले जा करके ए सी पर मिला देगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बी से ऐसे एक लंबवत रेखा खींच देंगे, इसका कुछ नाम हम लोग लिख सकते हैं। बी से सीधा एक लंबवत रेखा खींच देना है, बी पी। ठीक है, यही जो रेखा बी पी होगी वही आपकी अंडर रूट में 9.3 होगी। फिर से एक बार समझिए, सबसे पहले एक वो लेना है पटरी, स्केल जिसको हम लोग कहते हैं। जितना पैमाना आपको यहाँ पे अंडर रूट के अंदर दिया जाएगा उतनी ही लंबी एक रेखा खींच देंगे, फिर उसी रेखा को 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे। ठीक है, 9.3 सेंटीमीटर हमने रेखा खींचा, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया। पूरा जितनी रेखा बनेगी उसी का मध्यबिंदु हम लोग ज्ञात कर लेंगे। प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं, या पटरी से भी नाप कर ज्ञात कर सकते हैं, या लंब रेखा खींच सकते हैं, तमाम यहाँ पे लंबार्थक खींच सकते हैं। ठीक है, तो वो तमाम व्यवस्थाएं हैं, जहाँ से भी आप खींचना चाहें कर सकते हैं। तो अब उसी मध्यबिंदु पे लंगड़ा प्रकार को रख के पेंसिल को या पेन से जिनसे भी बना रहे हों उसको घुमा देना है। ठीक है, अब इसी बिंदु बी से जो 9.3 सेंटीमीटर की रेखा खींची गई थी, अब यहीं से एक लंबवत रेखा खींच देना है। यही जो लंबवत रेखा आपकी बनेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 9.3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और 5 में लिखा हुआ है निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण करना है, यानी कि इसका जो हर बन रहा है उसका परमेयीकरण करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1/√7। ठीक है, तो नियम पहले आप लोग समझ लेंगे। कोई भी संख्या, कोई भी भिन्न जो हमें परमेयीकरण करने के लिए दी जाएगी उसका परमेयीकरण करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी अगर हर में अकेली संख्या लिखी है, अंडर रूट में लिखी गई है, तो उसी संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा कर देना है। फिर से एक बार समझेंगे, कोई भी भिन्न हमें जो दी जाएगी, अगर हर में कोई एक संख्या लिखी गई है जो कि किसी का जोड़ और घटा करके नहीं बनाई गई है, अकेले लिखी गई है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसी संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा कर देना है। कोई ऐसी संख्या अगर हमें दी जाए, ऐसी कोई भिन्न दी जाए जिसमें जो हर है दो संख्याओं का जोड़ या घटाव हो, तो वहाँ पे जोड़ या घटाव के संयुग्मी से गुणा कर दिया जाता है अंश और हर दोनों में। तो पहले इसको समझिए, उसके बाद हम लोग दूसरा भी देखेंगे। 1/√7 दिया हुआ है, यहाँ पे 1/√7 लिख लेंगे। उसके बाद √7 से ऊपर यानी कि अंश में, और √7 से नीचे यानी कि हर दोनों में गुणा कर देना है, बराबर ऊपर का ऊपर गुणा √7 हो जाएगा, अपान में √7 का √7 में करा देंगे तो ये 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड आपको दिया गया है 1/√7 - √6। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हर में संख्या लिखी गई है
वो दो संख्याओं को घटा करके लिखी गई है, तो इसका जो संयुग्मी बनेगा उससे हमें गुणा करना है। और संयुग्मी बनाने का एकदम आसान सा तरीका है, इसी बीच वाली जो चिन्ह हमारा बीच वाला रहेगा उसी को बदल देना है। जैसे यहाँ पे ऋण लिखा हुआ है तो इसी को हम लोग धन बना करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यही इसकी संयुग्मी हो जाती है। √7 प्लस में √6, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, ऊपर का ऊपर गुणा कराएंगे, √7 प्लस √6 बटे ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर a माइनस बी, a प्लस बी बन रहा है, तो ये होता है a² माइनस √6 का स्क्वायर यानी कि b², ठीक है। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे में √7 का स्क्वायर मतलब 7 हो जाएगा, ऐसे ही √6 का स्क्वायर मतलब 6 हो जाएगा। 7 में से 6 घटा देंगे 1 आएगा, और बटे में 1 लिखने का कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ से आपका आंसर मिल गया कितना, √7 और प्लस में √6। जो लोग ये सूत्र नहीं जानते हैं हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे लगाया है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। कोई दो संख्याएं लिखी गई हैं, एक घटा करके लिखी गई है, दूसरी जोड़ करके लिखी गई है। अगर उन दोनों का गुणा करना है तो हम लोग पहले कवर कर देंगे, ऋण लगा के दूसरे कवर कर देंगे, ठीक। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, 5वें का तीसरा है, 1/√5 और प्लस में √2। यहाँ पे इसको हम लोग देखेंगे। हमने आपको बताया था कि संयुग्मी से गुणा करना है, और संयुग्मी बनाना एकदम आसान होता है। जो भी संख्या जोड़ घटा के लिखी गई है उसी के बीच वाले चिन्ह को परिवर्तित कर देना है। चलिए परिवर्तित करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 1/में √5 और प्लस में √2। यहाँ प्लस दिया हुआ है इसलिए हम लोग इसको माइनस बना के अंश और हर में गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा √5 माइनस √2 और √5 माइनस √2, अंश और हर दोनों में गुणा हो गया है, ये बराबर हो जाएगा। ऊपर 1 से गुणा करना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, वही लिख देंगे √5 माइनस √2। यहाँ पे फिर से वही सूत्र लग रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माने √5 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब √5 का वर्ग हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा, अंश में कोई परिवर्तन नहीं, हर में हो जाएगा √5 का स्क्वायर हो गया 5 माइनस √2 का स्क्वायर हो गया 2। 5 में से 2 हम लोग माइनस कर देंगे तो ये आंसर आपका मिल जाएगा √5 और माइनस में √2 में 5 में से 2 गया 3, ये आपका उत्तर हो गया है, ठीक है। ऐसे एक और लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्वयं भी कर सकते हैं, एक बच्चा है चाहे तो आप लोग देख भी सकते हैं। √7 माइनस में √2, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, देखिए ये हम लोग यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे जो करते थे, संयुग्मी से गुणा कराना है। √7 माइनस 2 दिया हुआ है तो √7 प्लस 2 अंश में लिख देना है, ऐसे हर में भी √7 प्लस 2 हो जाएगा, ओके। तो फाइनली यहाँ से आपको मिल गया √7 और प्लस 2 में। अब देखिए यहाँ से a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर, ठीक है। √7 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, √7 का स्क्वायर बन जाएगा 7, 7 का वर्ग हो जाएगा 7, माइनस में 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 7 में से 4 घटा दीजिए, 7 में से 4 हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये थी प्रश्नावली 1.5, ये इसके सभी प्रश्न लगभग हो गए हैं, कोई भी प्रश्न बचा नहीं है। एक और प्रश्नावली है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जो है इस वीडियो को एंड किया जाएगा, ओके। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं और प्रश्नावली 1.6 को प्रारंभ करते हैं। और प्रश्नावली 1.6 में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, उसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें समझना ये है, मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं जो कि घात में लिखी गई हैं, ठीक है। जैसे a की घात में कुछ लिखा गया है, ठीक है,
ए की पावर में m आप लोगों को दिख रहा होगा, ए की पावर m फिर गुणा कराना है ए की पावर n से। ठीक है, कोई संख्या है जैसे 2 की घाते 4 फिर गुणा कर रहे हैं 2 की घाते 5 से, तो ये जो आधार रहेगा उसको अकेले ऐसे लिख लेना है, ऊपर वाली घातों को जोड़ लेना है। ठीक है, m और n को जोड़ देंगे तो हो जाएगा m प्लस n। बात समझ में आ रही होगी। हमने आपको बताया a की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। ठीक, ऐसे ही कोई संख्या आपकी भाग में करके ऐसे लिखी गई है a की पावर m और इंटू a की पावर n, नज़दीक कर देते हैं थोड़ा, आप लोग देख सकते हैं a की पावर m बटे a की पावर n अगर आपको दिया गया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर m, फिर ये जो हर में रहेगा वो ऊपर जाने के बाद घट जाएगा, मतलब m माइनस n हो जाएगा। ओके, a की पावर m बटे a की पावर n बराबर a की पावर में m माइनस n। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऐसे ही a की पावर m पूरे की घात में अगर n है तो हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों घातों का गुणा कर देना है, a की पावर में mn हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यही रूल इसमें लगने हैं और बाकी कोई भी नया रूल नहीं लगना है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को सीधा। और क्वेश्चन पहला आपका दिया गया है, ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ज्ञात कीजिए दिख रहा होगा, ज्ञात कीजिए, इसको सरल करना है। 64 की घात में 1/2 का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पहले 64 का गुणनखंड कर लेना है, जैसे जनरली किया जाता है। 64 का गुणनखंड कैसे होता है, 2 3 6 2 दूनी 4, 2 16 दूना 32, 2 8 16 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 1 2, 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 की घाते 6 और पूरे की घात में 1/2। हमने आपको नियम बताया कि जो भी घात रहती है ना, जो भी घातें रहती हैं दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 की घात में 6 का 1/2 में गुणा करेंगे 6/2 हो जाएगा। अब 6 में 2 से भाग कर देना है, 2 की घाते 3, क्योंकि 2 3 6 होता है, 2 की घाते 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इसका जो उत्तर है वो आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमने आपको बताया 1.6 प्रश्नावली है। हमने आपको बताया कि 64 की घात में 1/2 आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 64 का करना है गुणनखंड। गुणनखंड हमने किया, 2 की घात में 6 आ गया, 2 6 बार आ रहा था, 2 की घाते 6 लिख दिया हमने, और घात में 1/2 था, 1/2 लिख दिया है। अब 6 का 1/2 में गुणा हो जाएगा, 6/2 बनेगा। अब 6 में हम लोग 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, 2 का 3 बार गुणा करना है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 करना है। इसको सरल करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है आपका, पहले का दूसरा क्वेश्चन है 32 की घाते 1/5। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 32 का गुणनखंड करेंगे तो 1 2 3 4 5 बार आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की घाते 5 और पूरे की घात में 1/5। अब 5 का 1/5 में गुणा कर देना है तो ये हो जाएगा 5/5। 5/5 का मतलब 1 होगा और 2 की घाते 1 का मतलब क्या होगा, 2 होगा। इस 32 का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पे कर देते हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही हो देख सकते हैं। 2 16 दूना 32, 2 8 16 और 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 1 2, 1 2 3 4 5 बार बन रहा है। 2 की घाते 5 लिख देना है और घात में 1/5 दिया हुआ है, इसको सरल करेंगे 2 आ जाएगा। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही है, 5 घाते 3 लिख दीजिएगा, उसको आप लोग सिंपली कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे का पहला आपको दिया गया है 9 की घात में 3/2। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें करना होता है, जो भी आधार रहेगा उसको हम लोग करेंगे गुणनखंड। तो 9 आपको दिया गया है, 9 का गुणनखंड करेंगे, 3 त्रिक का 9 और 3 1 3। ठीक है, 3 2 बार आ रहा है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, लिख देना है 3 की घाते 2 और पूरे की घात में दिया हुआ है 3/2।
हमने आपको नियम बताया कि घात का घात में गुणा हो जाएगा, तो घात का घात में गुणा करिए, 2 का 3/2 में गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6/2 हो जाएगा, है ना, 3 दूनी 6/2 हो जाएगा। अब 6 में 2 से हम लोग भाग करेंगे, 3 आएगा, 3 घाते 3, है ना, 2 3 6 होता है, ये 3 है ही, 3 की घात में 3 बन गया, 3 का हम लोग कर देंगे 3 बार गुणा, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 होगा, तो ये आपका उत्तर हो गया 27। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं दूसरे का। दूसरा है आपका 32 की घात में 2/5। सिंपल से प्रश्न है, कुछ करना नहीं है, हमने यहाँ पे कर रखा हुआ है गुणनखंड। 32 का गुणनखंड होता है 2 की घाते 5, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 की घाते 5 और पूरे की घात में 2/5। अब क्या होता है, घात का घात में करना होता है गुणा, तो 5 का 2 में गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10/5 बन जाएगा। अब 10 में 5 से भाग करिए, 10 में 5 से भाग करेंगे 2 बनेगा, 2 की घाते 2, 2 की घाते 2 का मतलब 2 का 2 बार गुणा, बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। सिंपल से प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, आप लोग घबराएं नहीं, 2-1 बार प्रैक्टिस करेंगे सिंपली आने लगेगा। बाकी आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी, आप लोग ढंग से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, तीसरा भी ऐसे ही करना है, चौथा देख लेते हैं। दूसरे का चौथा, यहाँ पे थोड़ा सा चिन्ह बदला हुआ है, 125 की घात में -1/3। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा होता है गुणनखंड करना, तो 5 से कटेगा क्योंकि अंतिम में 5 है, तो 5 दूनी 10, 2 12, 5 5 25। ठीक, ऐसे ही 5 5 25 और 5 1 5, 3 बार बन रहा है, 5 घाते यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे और घात में -1/3 लिख देंगे। अब नियम हम लोग जानते हैं, घात का घात में हो जाता है गुणा, तो हो जाएगा 5 की घात में -3/3, 3 से 3 कट जाएगा, 5 की घात में -1 बनेगा। अब नियम आप लोग समझ लें, अगर चिन्ह कहीं पे माइनस लिखा हुआ है घात में, तो वो पूरा का पूरा चिन्ह बटे में आ जा करके प्लस हो जाएगा। जैसे 1/5 की घाते -1 था, तो इसको हम लोग बटे में लेके आएंगे, 5 की घाते +1 हो जाएगा और 5 की घाते 1 का मतलब 5 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, 1/5। बात समझ में आ रही होगी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है 3rd नंबर, इसमें लिख रहा है कि सरल कीजिए। ठीक, ऐसे ही करना है, जो हमने अभी गुणा और भाग वाला रूल बताया था वहाँ से करना है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे का पहला प्रश्न आपको दिया गया है, 2 की घात में 2/3 और गुणे 2 की घात में 1/5। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। हमने आपको बताया था कि अगर आधार समान रहेगा और दोनों संख्याओं का गुणा रहेगा तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो 2/3 है, यहाँ पे 1/5 है, तो सबसे पहले इसे 2 लिख लेना है, इसको 1 बार लिख लेंगे, ऊपर वाले दोनों जोड़ लेना है, यानी कि 2/3 और प्लस में 1/5। नियम यहाँ पे जो लग रहा है यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, अभी हमने आपसे बताया था, a⁴n इंटू a⁴n बराबर a की पावर में m + n। ठीक है, घातों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो चलिए जोड़ लेते हैं, ये भिन्नों का जोड़ है, सिंपल सा आप लोग कर सकते हैं। 5 3 15 हो जाएगा इसका लासा, 5 दूनी 10 और 3 1 3। ठीक है, सरल कर लेंगे, 2 की घात में 13/15, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले आधार एक बार, दोनों संख्या एक ही थी, यहाँ पे लिख दिया, दोनों को आपस में जोड़ दिया है। अब भिन्नों का जोड़ जिस तरीके से किया जाता है वही करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, 1/3 की घात में 3 और पूरे की घात में 7। ठीक है, आइए इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, घात का आपस में गुणा होगा, यहाँ पे 1 की घात में 1 है, 1 की घात में चाहे जो हम लोग लगाएंगे, कहने का मतलब 1 का चाहे जितनी बार गुणा करेंगे 1 से 1 ही आना है, और इन दोनों का घात में गुणा हो जाएगा। 3 की घाते 7 त्रिक 21। ठीक है, ये 3 घाते 21 हो गया, या फिर इसको हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, ऊपर ले जाने पर चिन्ह बदल जाएगा,
जैसे नीचे लाने पे चिन्ह बदलता है, ठीक ऐसे ही ऊपर ले जाने पे चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे प्लस है, ऊपर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। उसके बाद तीसरा देखेंगे हम लोग। तीसरा प्रश्न है, तीसरे का तीसरा है 11 की घात में 1/2 और बटे में 11 की घात में 1/4। ठीक है, 11 की घात में 1/2, 11 की घात में 1/4। अब ए वही भाग वाला है नियम, भाग वाला नियम कहता है ये ऊपर जाने के बाद इसी में घट जाता है। तो दोनों 11 ही हैं, तो 11 को लिख लेना है। तो यहाँ से लिख देंगे 1/2 और माइनस में 1/4, है ना। ये ऊपर चला गया, 1/2 पहले से था, ऊपर जाएगा तो माइनस 1/4 हो जाएगा। बराबर आपका बन जाएगा 11 की घात में, अब देखिए 2 और 4 का लासा 4, है ना। 2 दूनी 4 होता है, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। और माइनस में 4 1 के 4 होता है, 1 हो जाएगा। ठीक है, भिन्नों का घटाव है, सिंपल, आप लोग समझ रहे होंगे। 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा। ठीक है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा और बटे में 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था तीसरा प्रश्न। ठीक, ऐसे ही चौथा है। चौथे में कुछ नहीं करना है। चौथा देखिए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 7 की घात में 1/2 और गुणे 8 की घात में 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे घातें देख रहे हैं दोनों की समान हैं और संख्याएं यहाँ पे अलग अलग हैं। अगर संख्याएं अलग अलग हैं तो दोनों संख्याओं को एक साथ लिखकर पूरे की घात में वही लिख सकते हैं। बात आप लोग समझिए एक बार फिर से। 2 संख्याएं थी, दोनों अलग अलग थी, लेकिन घातें समान थी, तो घातों को एक बार लिख देना है, दोनों संख्याओं का गुणा था, गुणा कर देना है। 7 8 56 हो जाएगा, 56 की घात में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चाहे इसी पे छोड़ दीजिए और चाहे थोड़ा सा सरल कर सकते हैं, या फिर इसी को घात में 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, अंडर रूट में 56 लिख सकते हैं। आगे 56 का गुणनखंड भी कर सकते हैं। 56 का गुणनखंड करेंगे 2 28 और 2 14 और 2 7 14 और 7 के 7, ये बन रहा है 2 की घातें 3 और 7 बन रहा है। तो ये दोनों मिल करके बाहर आ जाएंगे। अंदर लिख सकते हैं हम लोग, अंदर है क्या क्या है देखिए, पूरा लिख देते हैं और विस्तृत रूप से समझ लेते हैं। ये आपको दिया गया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 है। अब अंडर रूट के बाहर वही संख्या निकलती हैं जो जोड़ा बनाती हैं। ठीक है, तो जोड़ा जो बनाएंगे वही बाहर निकलेंगी। तो 2 और 2 दोनों हैं एक साथ, यहाँ पे जोड़ा बन रहा है तो इसको बाहर कर लेना है। इन दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा है इसलिए अंदर ही लिख देना है। और 2 7 कितना हो जाएगा 14, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रश्नावली 1.5 और 1.6 के सभी प्रश्नों का हल था ये। और इसमें अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और वहाँ से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग पढ़ें, बाकी बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।